जनरल कुलकर्णी, इसका मतलब ये हुआ कि अब नेटो की जो सदस्यता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और दोनों राज्यों पर बातचीत करने को भी तैयार है। मतलब ये कि सीधे सीधे क्या सर हम इसे सरेंडर माने यूक्रेन का, ज़ेलेंस्की का, और हल निकलता हुआ क्या आप जनरल कुलकर्णी देख पा रहे हैं? मैं आपको मैं इससे सवाल पूछ सकता हूँ राजेश? हाँ, प्लीज़ प्लीज़ सर पूछिए ना। राजेश, जनरल कुलकर्णी पूछना चाहते हैं कुछ। राजेश, आप पिछले 3-4 दिन से कह रहे हैं कि कीव के ऊपर हमला नहीं होएगा और वो साबित हुआ कि हमला नहीं भी हुआ। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के बयान से ज़ेलेंस्की के कोई राहत नज़र आ रही है लोगों के बीच में? कुछ अच्छा लग रहा है लोगों को, या लोग अभी भी उदास हैं कि रूस उनको छोड़ेगा नहीं? राजेश। गुड मॉर्निंग टू यू सर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ के लोग जो हैं वो सब जा चुके हैं। सब वो ना सिर्फ कीव से जा चुके हैं, वो यूक्रेन से जा चुके हैं। मैं यहाँ कम से कम 100-150 मेरे लोग हैं जो मैं टच में हैं, जो मुझे लगातार रिपोर्ट दे रहे थे किस इलाके में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ दोस्त हैं, हर कोई यहाँ से निकल चुका है एक्सेप्ट थोड़े बहुत फाइटर्स को छोड़ दें आप, या मिलिशिया जो लोग वॉलंटियर्स हैं, या जो जिनमें जज्बा है कि हम लड़ेंगे आखिरी दम तक, या राइट विंग बोल रहे उन्हें, आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है। उन लोगों के अलावा कीव से इस वक्त हर कोई निकल चुका है। और यूक्रेन फौज जो है उनमें से बात करें तो वो थक गए हैं। देखिए, मैं पिछले 7-8 दिन से कह रहा हूं, बार बार ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि 62 किलोमीटर लंबा काफिला खड़ा है, युद्ध के लिए कभी भी तैयार है। मैंने ये बोला था जब तक इरपिन क्लियर नहीं होगा हमला हो ही नहीं सकता मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिप्लोमेटिकली जब तक बातचीत चल रही है कीव पे हमला नहीं होगा, क्योंकि कीव मुकुट का ताज है, ये ताज है यूक्रेन का, और इसकी अहमियत रूस के लिए भी उतनी है जितनी यूक्रेन के लिए है। तो दोनों ही देश ये नहीं चाहते कि यहाँ कोई बर्बादी हो, और यही कारण है कि अभी बातचीत चल रही है। और मुझे लगता है, जैसे मैं 3 दिन से कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, कीव पे शायद हमला कभी भी ना हो। ओवर टू यू सईद। थैंक यू राजेश। सर हमारी सवाल का जवाब भी दे दीजिए प्लीज़। मैं, आपने जैसे कहा कि अगर हम इसको क्लाइम डाउन बोलें या ज़ेलेंस्की को उस तरफ से देखेंगे तो शायद बड़ा मुश्किल है ये कहना, पर यहाँ इस बात का एहसास ज़रूर हुआ है ज़ेलेंस्की को कि वो किसी की मदद के जो मोहताज थे कि उनको मदद मिलेगी, वो नहीं मिली। वो काफ़ी उदास है, काफ़ी निराश हुए हैं कि पूरे विश्व में वो बार बार जिस तरीके से वो पश्चिमी और लगाव और झुकाव था, उन्हें लग रहा था अमेरिका उनकी मदद करेगा, सैन्य सहायता करेगा, पश्चिमी देश सैन्य, कुछ नहीं हुआ। और उसमें उनको लगा आखिर में जिस प्रकार से रूस शुरू से कहता आया है, मुझे लगता है उनके जो 3 बेसिक पॉइंट थे कि क्रीमिया जो है वो रूस का भाग होना चाहिए, वो तकरीबन मान गए हैं। जिस प्रकार से डोनबास का रीजन है उसके ऊपर वो मान गए हैं। जो तीसरी बात जो वो बार बार रूस कह रहा है कि वहाँ की सत्ता चेंज है, वो शायद मुझे लगता है उसके ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा, या ज़ेलेंस्की खुद अगर अपने आप को इस्तीफ़ा दे देते हैं तो बात अलग है। पर ज़रूर क्लाइम डाउन, डेफिनेटली या क्लाइम डाउन, इस बात का एहसास कि उसी में फ़ायदा है यूक्रेन का कि अगर वो रूस के साथ चले तो शायद एक यूक्रेन जो है अगले कम से कम 100-150 साल तक इसी तरीके से अगर है तो शायद वो पूरा है। अब मुझे लगता है नया एक आर्किटेक्चर जो पुतिन ने दिखाया है, पुतिन ने साफ साबित कर दिया है कि यूरोप के अंदर रूस काउंट्स, रशिया काउंट्स, रशिया इज नॉट अ स्पेंट फॉर। ठीक है सर, अमेरिका का जो इंटरफेरेंस है वो कम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, ये अच्छी बात आपने कही है। राजेश, जनरल सिन्हा आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जनरल सिन्हा, आप राजेश से बात कीजिए, फिर हम आपसे सवाल पूछते हैं। राजेश, जय हिंद। मैं आपको बधाई इसलिए देता हूं कि आपकी बहुत सारी चीज़ें सटीक होती हैं, विश्लेषण में एक फौजी एंगल होता है, समझ होती है। मेरा ये भी मानना है, अभी भी मैं ये मानना है कि कीव को चारों तरफ से नहीं घेरा गया है। जैसा आप बता रहे हैं, ज़मीन पे आप हैं, मगर मैं अभी भी मानता हूँ एक कांटेक्ट है। कांटेक्ट, सीज, चारों तरफ से घेरना, गिराना, ये बहुत मिलिट्री टर्म्स में सब बोल जाते हैं, बहुत डिफरेंट है। देखिए, कांटेक्ट्स जो हैं, क्योंकि वो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट से ही आया है, और जो 2 बड़े शहर इरपिन का आप बोलते हैं, इरपिन मेरे जितनी, ये एक मिलिट्री का बहुत बड़ा अहमियत रखता है एज पर रशिया इज कंसर्न, डीमिलिटराइजेशन। ऑस्टमल बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो उसने मेरे अनुसार टोटल कंट्रोल है, वो कंट्रोल रखना चाहता है। अब कीव में क्यों नहीं आना चाहता, मगर उन जगहों को जरूर मारेगा वो
जिस जगहों पे उसने पुल अप करके मिलिट्री हार्डवेयर लाने की जो कि ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों के ऊपर में, चाहे वो मिसाइल सिस्टम लाए, एयर डिफेंस सिस्टम लाए, उसको जरूर बाय फायर एंड असॉल्ट बर्बाद करने की ट्राई करेगा। उसको बताइए राजेश। जी, मैं एक सवाल डाल देता हूं कि मेरा की मैं मानना है, जिसको मैं अल्ट्रा नेशनलिस्ट कहता हूं, जिसको वो पुतिन साहब कहते हैं कि ये डीनाजिफिकेशन। तो मेरा मानना है कि पुतिन साहब का एम एब्सोल्युटली क्लियर है, तभी वो कीव के अंदर घुसेगा इफ उसको फिजिकली बर्बाद करना है। बताइए राजेश। जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड जो आप बोल रहे हैं काफी हद तक आप ठीक बोल रहे हैं इस चीज में, लेकिन देखिए इसका एक और कारण हो सकता है। मैं एक और पहलू पे प्रकाश डालना चाहूंगा। जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला कि जो ये फौज अमास की है, जो उन्होंने इतनी बड़ी फौज कीव के बाहर खड़ी की है, देखिए इसका मकसद सिर्फ ये नहीं हो सकता कि वो अटैक करना चाहते थे। एक सब मकसद ये भी हो सकता है कि प्रेशर डाला जाए टू मेक इट क्लियर, पूरी दुनिया को क्लियर करना कि अगर रूस चाहे तो कीव को किसी वक्त बर्बाद कर सकता है। करना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे, वो अलग एंगल है, लेकिन ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है। और मुझे लगता है ये प्रेशर टैक्टिक्स कहीं ना कहीं काम आ रही है। जो वेस्ट ने जेलेंस्की को अमेंडन किया है, जो उन्हें हथियार नहीं मिल रहे हैं और जो चारों तरफ से हताशा उन्हें मिल रही है, उसके अलावा रूसी फौज का पूर्व और दक्षिण में आगे बढ़ना और कीव के बाहर इतनी बड़ी फौज का खड़ा होना, ये सारे फैक्टर्स मिलके काम कर रहे हैं इस दिशा में कि जेलेंस्की टेबल पे आए और रूस की बात को माने और बातचीत को तैयार हो जाए। ओवर टू यू सईद।